गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरुणेश आर्य। फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? काफी अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। 2 दिन के करंट अफेयर ले लेते हैं एक साथ। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने इनमें से किस अनुसूची में पर्यटन को शामिल करने की मांग की है? तो टूरिज्म को संविधान की 7th शेड्यूल में, या जिसे हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 246 है, जिसमें 3 लिस्ट मिलती हैं, क्योंकि 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है वही सेम लिस्ट जो है आर्टिकल 246 में है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों में से समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में 7th शेड्यूल में इसे शामिल करने की मांग की है, क्योंकि भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, जो एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर जो टूरिज्म को भारत में बढ़ावा देना है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों नीतियां बनाने में अगर जो सक्षम हो दोनों में, तो टूरिज्म को और तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है। इस वजह से इसने संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जो है 7वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची में इसे शामिल करने की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर यानी परागन सहयोगी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली कीट पतंगों से संबंधित जो है ये पार्क स्थापित किया गया है, जहां पर 40 से ज्यादा प्रजातियां हैं। देयर आर over 40 species for butterfly, birds, honeybees and insects in the park। 4 एकड़ में फैला ये रंगीन पार्क जो है अपने आप में काफी फेमस पार्क बन जाएगा और इसे उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि इसके जो डिजाइनर हैं वो पीटर स्मेटासेक हैं और इन्होंने इसे डिजाइन किया है। इससे आगे है, हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए UNDP इंडिया के साथ इनमें से किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे जो है, इसने एक MOU पर जो है सिग्नेचर किए हैं। इसको हम PCMC के नाम से भी जानते हैं, पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, जिसे हम पे फॉर सक्सेस बॉन्ड या फिर पे फॉर सक्सेस फाइनेंसिंग या ओनली सोशल बॉन्ड भी बोलते हैं, ये मूल रूप से एक पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट है जहां ये बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। इसके लिए MOU पर सिग्नेचर किए स्पेशली पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। इससे आगे है, हाल ही में भारत के ऑटोनोमन नेविगेशन सिस्टम जो सरफेस और एयर दोनों संबंधित है, इसके लिए जो परीक्षण स्थल तिहान IIT कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिहान IIT हैदराबाद जो है वो IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन में ही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी हाल ही में एक वर्चुअल आधारशिला रखी है तिहान IIT हैदराबाद में। ये भारत का पहला सरफेस एंड एयर से रिलेटेड जो है परीक्षण स्थल होगा, खासकर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के अंतर्गत। यानी इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस ऑटोनोमस वाहनों से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसके लिए मुख्य रूप से जो है IIT हैदराबाद तिहान जो है, यहाँ पर इसे स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर आने वाले टाइम में टेस्टिंग इसकी की जाएगी। इससे आगे है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्वालियर के पास बेहट गांव में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो कार्यक्रम आयोजित किए थे मध्य प्रदेश सरकार ने, उन कार्यक्रमों के अंतर्गत उस्ताद तानसेन की याद में
जो प्रसिद्ध इतिहास के महानतम कलाकार थे अकबर के दरबार से संबंधित, उनके नाम पर तानसेन संगीत समारोह आयोजित किए गए थे। और इसी संगीत समारोह में, म्यूजिक फेस्टिवल में, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रसिद्ध तानसेन सम्मान जो मध्य प्रदेश का है वो प्रदान करने की घोषणा की गई। और इसके अलावा भोपाल स्थित जो संस्था है अभिनव कला परिषद, उसे राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार अभिनव जो संस्था है भोपाल की, उसे प्रदान किया गया। हालांकि वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तानसेन सम्मान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज अनाउंसर ऑफ ट्रावनकोर रेडियो। ट्रावनकोर रेडियो का पहला अंग्रेजी समाचार उद्घोषक इंदिरा जोसेफ विनियोर थी और हाल ही में इसकी डेथ हुई है 94 ईयर्स की एज में। और ये 1949 से केरल का जो ट्रावनकोर है वहाँ की एक एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश अनाउंसर न्यूज रीडर थी और इन्होंने अपना विशिष्ट करियर जो है ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था। काफ़ी लंबे टाइम तक जो है इंग्लिश न्यूज़ अनाउंसर थी। इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा इंडिया में आशा शब्द का क्या अर्थ है? तो अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, मुख्य रूप से ये आशा इंडिया के लिए यूज होता है, इसका फुल फॉर्म है। और ये इसलिए चर्चा में है कि पीएम मोदी ने हाल ही में आशा इंडिया के अंतर्गत विनर्स की जो है लिस्ट अनाउंस की है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी मिशन था उसके लिए कार्य किया था आशा इंडिया के अंतर्गत, उनके लिए वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। तो अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स आशा इंडिया, इसके अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है। इससे आगे है, हाल ही में समाचारों में देखा गया डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। 1997 में इसे नॉमिनेट किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के लिए और ये हाल ही में चर्चा में इस वजह से आया था क्योंकि असम ने राज्य के वन्य और राजस्व विभागों से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के स्वदेशी जो वनवासी हैं उनको स्थायी रूप से पुनर्वासित करने के लिए कहा है, इसलिए चर्चा में आया था। खास बात यह है कि ये पार्क जो है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये दो नदियों के बीच में है, दोनों नदियों से घिरा हुआ है। यानी उत्तर में नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र नदी है और दक्षिण में लोहित नदी है, इसके बीच में है ये पार्क। काफी फेमस पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में अनाउंस किया गया था। इससे आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत हाल ही में समाचारों में देखा गया पुनरावृत्ति शब्द का न्यायिक शब्द क्या है? तो रिक्यूजल शब्द का जुडिशियल टर्म जो है वो है, रिक्यूजल मीन्स जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। इट इज द एक्ट ऑफ रिट्रेइंग from participation in an official action due to a conflict of interest of the presiding court officials or administrative officer। खासकर ये अयोग्यता से संबंधित है, न्यायिक अयोग्यता से, जिसे अस्वीकार्यता के रूप में जाना जाता है। यानी पीठासीन अदालत ने, प्रेसिडेंट कोर्ट ने या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनके हितों में आपस में जो टकराव है उसके कारण जो कानूनी कार्रवाई जैसी आधिकारिक कार्रवाई जो होती है उससे बचने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए यूज होता है। यानी न्यायाधीश एक पक्ष के लिए या एक पक्ष में या दूसरे के विरुद्ध अगर जो पक्षपाती होता है या जो एक उचित उद्देश्य पर्यवेक्षक को लगता है यानी सुपरवाइजर को लगता है कि यह है, हो सकता है या कोई अन्य कारण है और जिस वजह से उसने इस टाइप का जजमेंट दिया है, मामला फिर पुनर्याचिका के लिए चला जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेक्यूजल यूज किया जाता है। इससे आगे है
हाल ही में समाचारों में देखा गया पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है, तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है वो पारादीप बंदरगाह है। उड़ीसा का खासकर जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर भारत का एक पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक और गहरे पानी का बंदरगाह है। ये महानदी और बंगाली खाड़ी के संगम पर स्थित है ये बंदरगाह। और उड़ीसा में जो पारादीप बंदरगाह के नियंत्रण में 12 प्रमुख बंदरगाह, उनमें से एक सबसे प्रमुख बंदरगाह है ये। और पिछले दिनों इस वजह से चर्चा में आया क्योंकि केंद्र सरकार ने एक परियोजना को मंजूरी दी है और वो परियोजना 3000 करोड़ की परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत पारादीप पोर्ट को में एक डॉक स्थापित किया जाएगा जो एक विश्व स्तरीय डॉक यार्ड होगा, डॉक होगा। और इसके अंतर्गत फिलहाल अगर जो देखा जाए वर्तमान में इस बंदरगाह में 115 मीट्रिक टन कार्गो को संभाला जाता है और 2030 तक ये 400 मीट्रिक टन तक जो है बढ़ने की संभावना है। इस वजह से हाल ही में ये चर्चा में रहा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया कालाजार क्या है, तो रिसेंटली सीन इन द न्यूज व्हाट इज कालाजार। कालाजार एक प्रकार की डिजीज है, बीमारी है, साथ में आपको पिक दिख रही है, इस टाइप की बीमारी होती है कालाजार। और ये इस वजह से चर्चा में आई पिछले दिनों क्योंकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने कालाजार उन्मूलन के लिए लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। यानी इस डिजीज को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम भारत में चल रहे थे उनमें से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने जो टारगेट फिक्स किए थे इसको खत्म करने के, वो सभी टारगेट प्राप्त कर लिए हैं। 12 खंड, 12 ब्लॉक्स जो थे 10,000 आबादी वाले, वहां पर एक से ज्यादा मामला नहीं सामने आया, तो इस वजह से ये चर्चा में है। कालाजार एक प्रकार की बीमारी है। इससे आगे है, हाल ही में समाचारों में देखी गई पौंग झील कहाँ स्थित है, तो पौंग झील स्थित है महाराणा प्रताप सागर में और हम बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। 1975 में 1975 में ये डैम बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और खासकर ये डैम जो है कांगड़ा जिले में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश के शिवालिक के पहाड़ियों में वेटलैंड पर व्यास नदी पर स्थित है ये बांध। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, व्यास रिवर पर स्थित है, किस रिवर पर स्थित है, पौंग झील, पौंग लेक। और सॉरी डैम बोल रहा मैं बार बार, होना चाहिए लेक। इसमें वैसे डैम भी बना हुआ है। यहाँ पर ये चर्चा में इस वजह से आया क्योंकि 400 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ पर मृत पाए गए हैं जो मध्य एशिया से आए थे, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत से यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन किसी वजह से यहाँ पर 400 बर्ड्स जो है, माइग्रेटेड बर्ड्स डेड पाए गए हैं, इस वजह से ये चर्चा में रही है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में प्रसिद्ध IOSCO कहाँ पर स्थित है, तो IOSCO जो है ये स्थित है मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये स्थित है। ये ऐसा संगठन है जो पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटीज और फ्यूचर मार्केट को कंट्रोल करता है और ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि गुजरात में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कंट्रोल अथॉरिटी है, एक सहयोगी सदस्य बन गया है ये IOSCO का हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है ये IFSCA, इसने सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को कंट्रोल करना, इंटीग्रेट करना अथॉरिटी के रूप में, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2020 में इसकी स्थापना की थी और इसे IOSCO का मेंबर बना लिया गया, सहयोगी मेंबर बना लिया गया है। व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ कॉलर लीफ नोस्ड बैट्स, कॉलर लीफ नोस्ड बैट्स की संरक्षण स्थिति क्या है, तो
स्कॉलर लीफ बैट्स जो है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कटा हुआ है, तो वैसे जो है यहाँ पर होना चाहिए ये डी आंसर। इसमें गंभीर रूप से ये लुप्त प्राय है, इसे घोषित किया गया है गंभीर रूप से लुप्त प्राय। स्पेशली कोलार आपको पता ही है, जगह का नाम है, इंडिया की फेमस गोल्ड माइन कोलार कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक का लीफ नोस्ड बैट्स को एक संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर जो है सूचीबद्ध किया गया है, यानी गंभीर रूप से लुप्त प्राय के तौर पर लिस्टेड किया गया है। कोलार लीफ नोस्ड बैट्स कोलार जिले के गांवों में खासकर दो ही ऐसी केव्स हैं, दो गुफाएं हैं वहां पर जहां पर ये पाए जाते हैं। हाल ही में एक गुफा में बैट्स पूरे के पूरे जो है विलुप्त पाए गए हैं और कर्नाटक सरकार प्रेजेंट में एक गुफा में बचे हुए इस प्रकार के चमगादड़ों को बैट्स को बचाने की कोशिश कर रही है। उन हिस्सों में ग्रेनाइट का जो माइनिंग होती है, ग्रेनाइट खनन जो होता है, उस वजह से इस प्रकार के बैट्स के आवास खतरे में चले जाते हैं। इससे आगे है, हाल ही में देखा गया LYNX-U2 GFCS क्या है, तो ये नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम जो समुद्र की अव्यवस्था के बीच लक्ष्यों को ट्रैक करता है, उसे नष्ट करता है। और खास बात यह है कि ये नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम ये एयर और सरफेस दोनों के टारगेट्स को सटीक रूप से जो है ट्रैक करता है। और समाचारों में इस वजह से आया है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में 10 लिंक्ड U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदने के लिए हाल ही में पिछले दिनों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। इस वजह से ये चर्चा में है। इससे आगे है, हाल ही में मिस्ड कॉल सुविधा इनमें से किस सेवा के लिए शुरू की गई है? तो रिसेंटली मिस्ड कॉल फैसिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। तो ये हाल ही में LPG रिफिल बुकिंग के लिए एक मिस्ड कॉल सर्विस शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत ग्राहक रिफिल बुकिंग के लिए एक सिंगल मिस कॉल कर सकते हैं 845 पर, और या फिर जो है 495-5555 इन पर जो है मिस्ड कॉल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2021 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने LPG रिफिल की बुकिंग और नए कनेक्शन के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मिस्ड कॉल की फैसिलिटी की शुरुआत की है। हालांकि अभी ये पूरे भारत में नहीं शुरू हुई है, इसको फिलहाल जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से शुरू किया है, लेकिन जल्द ही ये सर्विस पूरे इंडिया में शुरू हो जाएगी। तो LPG रिफिल बुकिंग पहले से आसान हो जाएगा, विदाउट चार्जेबल होगा 8454 और या फिर जो है 4955555 पर जो मिस्ड कॉल किया जा सकता है इसके अंतर्गत। इससे आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो रिसेंटली विच कंट्री हैज चेंज्ड अ वर्ड इन इट्स नेशनल एंथम। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम के एक वर्ड में चेंज किया है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की तरह जो इंग्लैंड के अंडर ही था लंबे टाइम तक। इस वजह से नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर पर प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और उन्होंने कहा है कि जो नेशनल एंथम की जो सेकंड लाइन है उसमें एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को, जिसमें कहा जाता था हम युवा है और स्वतंत्र है, उसकी जगह पर अब हम यूज करेंगे हम एक है और स्वतंत्र है। हम एक हैं और स्वतंत्र है, ये शब्द जो है चेंज किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम के वर्ड में चेंज किया गया है।
इससे आगे हाल ही में चर्चा में रहा एनीमिया से कौन सा संबंधित नहीं है। रिसेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट विद एनीमिया। एनीमिया आपको पता ही है, खून की कमी के लिए फेमस डिजीज है, और इनमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, टू फ्यू वाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी एनीमिया से संबंधित नहीं है। हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अंतर्गत नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अंदर जो है भारतीय महिलाएं और बच्चे काफी हद तक एनीमिया से पीड़ित हैं। इस वजह से ये चर्चा में आया था। सर्वे में ये कहा गया था कि एनीमिया में अपने आप में ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो है, या जिसे हम हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा बोलते हैं, उसमें कमी में यूज होता है। और दूसरा ऑक्सीजन ले जाने वाली जो रक्त की कम क्षमता है उसके लिए भी यूज होता है। और अगर जो अपने आप में जो फूड लिया जाता है उसमें विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी है, लैक ऑफ आयरन, उसमें भी यूज होता है। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के लिए एनीमिया यूज नहीं होता। इससे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। DRDO का स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। 1 जनवरी को स्थापना दिवस होता है DRDO का ये 63वां स्थापना दिवस था। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसकी 10 से ज्यादा लेबोरेटरीज काम कर रही थी, अब और बढ़ चुकी हैं। तो इंडियन डिफेंस सिस्टम में स्वदेशी अत्याधुनिक चीजें बनाने में DRDO की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्वेश्चन बीच में छूट गया था, मैं आपको वैसे ही लिखवा रहा हूँ। हु हैज टेकन चार्ज एज ए न्यू सेल चेयरमैन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चार्ज जो है वो ले लिया है सोमा मंडल ने। सोमा मंडल ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन पिछले दिनों अनाउंस हुई है। 31 दिसंबर 2020 को अनिल कुमार चौधरी जो है वो रिटायर हुए थे और उसकी जगह ले ली है सोमा मंडल ने। सोमा मंडल जो है पहली महिला अध्यक्ष है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इससे आगे आ जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो, चाहे CGL है, CPO है, MTS है, CHSL है या फिर बैंकिंग सेक्टर है, उन सभी में इम्पोर्टेंट डेज जो है वो आते हैं। तो जनवरी के महीने के इम्पोर्टेंट डेज हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है पीस के लिए स्पेशली। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के पीपल्स पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली समझे, ग्लोबल फैमिली समझे, इसके लिए 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। इससे आगे 9 जनवरी पे आ जाते हैं प्रवासी दिवस, NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, या जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो उसी उपलक्ष्य में भारत सरकार 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाती है, NRI डे मनाती है। और इसी दौरान भारत में प्रवासी दिवस सम्मेलन भी होता है जो लगभग 1 वीक तक चलता है, जिसमें विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बुलाया जाता है और उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। तो 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है। इससे आगे आ जाते हैं 11 जनवरी में डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू के बाद, जिन्होंने फेमस नारा दिया था जय जवान जय किसान। काफी सादगी पसंद भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री, इनकी डेथ एनिवर्सरी 11 जनवरी को होती है। 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी देश के बाहर डेथ हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री है। नेक्स्ट जो डेट आप देख रहे हैं 12
जनवरी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्पेशली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, और इसको स्वामी विवेकानंद जयंती के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर। तो ये सेलिब्रेशन जो है स्पेशली स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर किया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया था कि उनके बर्थडे को जो है नेशनल यूथ डे के तौर पर जो है मनाया जाए। पूरे वर्ल्ड में फेमस है स्वामी विवेकानंद और उनका भाषण 1893 में जो उन्होंने अमेरिका के शिकागो में ऐतिहासिक धार्मिक सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उस वजह से वर्ल्ड फेमस हुए थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक और भारत में अध्यात्म के प्रमुख माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट जो है 23 जनवरी को रिपीट हो गया। 23 जनवरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में, जो उड़ीसा की पुरानी राजधानी है कटक, आजकल भुवनेश्वर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के प्रमुख कमांडर और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसके जनक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी। इससे आगे है 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बाल दिवस, स्पेशल बालिका दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है ये। और ये सेलिब्रेट करने का सबसे प्रमुख कारण है कि भारत में बालिकाओं की शिक्षा, उनके पोषण और उनके जो लीगल राइट्स हैं, उनकी मेडिकल केयर है, उनकी सेफ्टी जो है, इसके लिए अवेयरनेस करना, क्योंकि भारत के बहुत हिस्सों में बालक बालिकाओं में बहुत भेदभाव किया जाता है और बालिकाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बाल और बालिका यानी बॉय और गर्ल चाइल्ड जो है दोनों समान हैं, लेकिन हमारे बहुत से ट्रेडिशन में कुछ स्टेट्स में इसमें काफ़ी डिफरेंस किया जाता है। इस वजह से सेक्स रेशियो जो है काफ़ी कम है। इंडिया में 940 सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और स्पेशली हरियाणा में और भी सबसे कम। इस वजह से राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टाइप के बहुत से अभियान भारत सरकार ने शुरू किए हुए। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। नेक्स्ट डे जो है 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस राष्ट्रीय। एवरी ईयर 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 2011 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है और उसी दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इससे आगे है 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे। तो नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट जो किया जाता है, ये भी 25 जनवरी से नेशनल वोटर्स डे, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले नेशनल टूरिज्म डे। एवरी ईयर जो है 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली इंडिया में अवेयरनेस और एजुकेट करने के लिए, टूरिज्म के लिए, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, जो इंडियन इकोनॉमी में रोल है मेन टूरिज्म का, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में मेन रोल होता है टूरिज्म का, तो इंडिया में भी टूरिज्म का मेन रोल है। यहाँ पर बहुत से हेरिटेज सेंटर्स हैं, हेरिटेज प्लेसेस हैं। इस वजह से जो है नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी, और 26 जनवरी को ही हमारा रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान लागू हुआ था उस दिन, तो इंटरनेशनल कस्टम डे जो है वो सेलिब्रेट एवरी ईयर 26 जनवरी को किया जाता है। और इसका रोल जो है कस्टम ऑफिशियल्स और एजेंसीज के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटीज के लिए इसका खास फोकस होता है। चैलेंजेस जो है उनके लिए, उनके अवेयरनेस के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इससे आगे देख लेते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय की, और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का
बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 1865 में पंजाब में, आजकल के पाकिस्तान के पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और पंजाब केसरी और द लायन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब, कई नामों से इनको पुकारा जाता है। बहुत सी फेमस बुक्स हैं इनकी, इनमें सबसे ज़्यादा फेमस है अनहैप्पी इंडिया, इनकी फेमस बुक है अनहैप्पी इंडिया। आर्य समाज, कई इनकी फेमस है। हिसार जो हरियाणा में हो, वहाँ की वेटरनिटी एनिमल साइंस जो है, इसके प्रमुख नाम जो है लाला लाजपत राय के नाम पर है। 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी और उसी उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है शहीदी दिवस। फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है इन्हें। इससे आगे है 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है। लेप्रोसी को खत्म करने के लिए, इसके रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जाते हैं कुष्ठ रोग के लिए, तो कुष्ठ रोग निवारक दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। 31 जनवरी भी ये हो सकता है, लेकिन मेन बात है कि जनवरी का जो लास्ट संडे होता है उस दौरान इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्रमुख दिवस। तो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 8 जनवरी वैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे होता है, लेकिन कोई खास हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 जनवरी को एनआरआई डे है, प्रवासी दिवस, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, वैसे याद रख लीजिए, लेकिन 12 जनवरी आपको याद रखना पड़ेगा, नेशनल यूथ डे आपको याद रखना होगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर। 15 जनवरी का आप कर लीजिए, बीच में छूट गया था ये, नेशनल लेवल पर इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे है और 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे है। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। और 30 जनवरी आपको पता ही है शहीदी दिवस। 30 या 31 जनवरी जो लास्ट संडे होता है उस दिन जो है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है, कुष्ठ रोग निवारक दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये भी आप साथ साथ कर लीजिए हर महीने के, क्योंकि हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होते हैं।